Friends, a very warm good morning to all of you. Dear student, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर हाइड्रोकार्बन के बारे में। और हाइड्रोकार्बन में हम बात करने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, बिकॉज एलिफेटिक कंपाउंड्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। ठीक है, तो लेट वी स्टार्ट आवर लेक्चर, दैट इज व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें एरोमेटिक, एरोमा जो वर्ड है दैट इज अ ग्रीक वर्ड, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है प्लेजेंट स्मेलिंग या स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस। तो इनिशियली जितने भी कंपाउंड एरोमेटिक थे उनमें स्वीट स्मेल आती थी, दैट इज वाई उन कंपाउंड्स को क्या नाम दे दिया गया, एरोमेटिक कंपाउंड्स। बट अगर हम बात करें नाउअडेज, ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक हो तो उसमें से स्वीट स्मेल आना नेसेसरी है। इट्स मीन दैट इनिशियली ये टर्म बिल्कुल एप्लीकेबल थी, बट नाउअडेज आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सभी के सभी एरोमेटिक कंपाउंड स्वीट स्मेलिंग होंगे ही होंगे। ठीक है, फर्दर एरोमेटिक कंपाउंड्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। एक ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर बेंजीन होती है, ऐसे कंपाउंड्स को हम बेंजेनोइड्स बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक बेंजीन इटसेल्फ, फिनोल है, बेंजल्डिहाइड है, ज़ाइलीन है, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके पास क्या हो, बेंजीन हो। नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, फिनेंथ्रीन है, सभी के अंदर क्या होते हैं, एक बेंजीन या एक से ज्यादा बेंजीन नहीं हो सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी हो गई ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन नहीं है बट स्टिल दे शो एरोमेटिक बिहेवियर। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड। फॉर एग्जांपल बेंजेनॉइड कंपाउंड्स व्हिच हैव बेंजीन इन देम and non-benzenoid compounds which do not have benzene in them. For example, pyridine है, thiophenes है, that is furan है, then एन्युलीन्स, आप इसको 4 एन्युलीन बोल सकते हैं, एन्युलीन्स हैं। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं यूजुअली जिनके अंदर कोई ना कोई हेटेरो एटम्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, सल्फर है या नाइट्रोजन है, या एन्युलीन्स ऐसे रिंग स्ट्रक्चर जिनके अंदर क्या हो, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि हक्कल रूल को जो फॉलो करते हो, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से ये दोनों ही कैटेगरी किसमें इंक्लूड किए जाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स में। ठीक है, तो लेट वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इन ब्रीफ। बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि कुछ हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में, सबको मालूम है कि बेंजीन में अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो एक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्टेड ये था कि बेंजीन के अंदर 3 तो हमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ यानी कि 154 पिकोमीटर की मिलनी चाहिए, 3 हमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ यानी कि 134 पिकोमीटर की मिलनी चाहिए। बट इसके अपोजिट जब बेंजीन के स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया, ये देखा गया कि ऑल द 6 bonds of the benzene are equal and the bond length of every carbon and carbon bond is 139 picometer। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ये दिखाया गया कि बेंजीन में एक्चुअली देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट्स मीन दैट जो बॉन्ड पहले सिंगल लग रहा है, नेक्स्ट टाइम में वही बॉन्ड कैसा लग रहा है, डबल बॉन्ड लग रहा है। तो दीज टू आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड को आप ऐसे एक्सप्लेन कर दो कि देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंप्लीट बेंजीन रिंग। तो दैट इज व्हाई all the 6 bond lengths are equal and all are over 139 picometer. Instead of having 3 double bond in the benzene ring, 3 double bond होने के बावजूद भी बेंजीन इज क्वाइट स्टेबल कंपाउंड। बेंजीन कैसा कंपाउंड है बच्चे, बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है। तो सबसे पहले हम यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि व्हाई बेंजीन इज स्टेबल कंपाउंड। मींस अगर हम बात करें बेंजीन में अगर 3 डबल बॉन्ड है तो बेंजीन को यूजुअली एडिशन रिएक्शन शो करनी चाहिए, बट बेंजीन एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है। इट्स मीन दैट ये अनसैचुरेटेड होने के बावजूद भी लगे से अनसैचुरेटेड है, किसकी तरह बिहेव करता है, इट बिहेव लाइक अ सैचुरेटेड कंपाउंड। ना ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करता, मतलब कि MnO4 के द्वारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं शो करता, उसके साथ साथ सिंपल एडिशन रिएक्शन जो कि एल्कीन या एल्काइन शो करते हैं वो रिएक्शन भी शो नहीं करता। तो व्हाई इट इज अ स्टेबल कंपाउंड, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, पहले तो अगर बात करें व्हाट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन any 1 mole of any unsaturated compound is hydrogenated। means 1 मोल किसी भी सब्सटेंस में जब आप हाइड्रोजन ऐड करते हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो उसमें से जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ले रही हूँ साइक्लोहेक्सीन, इट हैव 1 डबल बॉन्ड, इसमें मैंने क्या किया, हाइड्रोजन को ऐड किया, और जो मैंने इसमें हाइड्रोजन ऐड किया तो ये इसमें चेंज हो गया साइक्लोहेक्सेन में।
इस प्रोसेस में जो हीट रिलीज होती है वो हीट होती है 119.6 किलो जूल पर मोल। 119.6 किलो जूल पर मोल हीट इस प्रोसेस में रिलीज होती है। एंड इस रिलीज हीट को हम क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, और बेटा ये देखिए, जितना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसी भी मॉलिक्यूल की होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। इट्स मीन दैट वी कैन से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितनी ज्यादा हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, उतनी ही कम स्टेबिलिटी। मीन्स जितनी कम हीट रिलीज होगी उतना ही मॉलिक्यूल क्या होगा? स्टेबल होगा। तो बेंजीन को स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल मान लिया। लेट मी टॉक अबाउट इट। देखिए ये क्या लग रहा है? बेंजीन ही लग रहा है, बट ये बेंजीन नहीं है। मैंने एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल साइक्लोहेक्साट्राइन कंसीडर किया है। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए और मैंने इसको अगेन किसमें चेंज कर दिया? साइक्लोहेक्सेन में। जब एक मोल में, एक डबल बॉन्ड को तोड़ने में मुझे 119.6 किलो जूल एनर्जी चाहिए है, तो 3 डबल बॉन्ड को तोड़ने में डेफिनेटली 119.6 मल्टीप्लाई बाय में 3 इतनी एनर्जी मुझे चाहिए। नियरली आप मान सकते हो 358 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इट्स मीन दैट किसी हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल साइक्लोहेक्साट्राइन को हाइड्रोजनेट करने में कितनी एनर्जी रिलीज हुई? 358 किलो जूल। देन वी टेक बेंजीन। फिर हमने क्या किया? बेंजीन को लिया और बेंजीन में, दिस इज बेंजीन, बेंजीन लिया और बेंजीन में जब हमने हाइड्रोजन को ऐड किया और इसको साइक्लोहेक्सेन में चेंज किया, तो इस प्रोसेस में जो हीट रिलीज हो रही थी वो एक्चुअली में 358 किलो जूल नहीं थी। इंस्टेड ऑफ दैट वो 208.3 किलो जूल थी। इट्स मीन दैट हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल हमने कंसीडर किया था साइक्लोहेक्साट्राइन व्हिच लुक लाइक बेंजीन, एक्चुअली में दोनों मॉलिक्यूल सेम नहीं है। इट्स मीन दैट इसकी एनर्जी इस हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल की एनर्जी से आप ये मान लो नियरली 150 किलो जूल कम है। इट्स मीन दैट it have 150 kilojoule per mole less energy than cyclohexatriene, than this molecule, hypothetical molecule। तो इसका मतलब बेंजीन जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि वो 150 किलोजूल पर मोल लेस एनर्जी कंटेन करता है किससे? साइक्लोहेक्साट्राइन से। और इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो इट्स मीन दैट ड्यू टू दिस concept we can explain why benzene is a stable compound। क्यों? क्योंकि हमने कहा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है? लेस है किससे? हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल साइक्लोहेक्साट्राइन से। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि why benzene is stable and due to this delocalization of electron in the benzene and we can say the resonance energy 150 kilojoule less than the hypothetical molecule। ठीक है, नाउ लेट मी टॉक अबाउट फर्दर एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं। देखिए बच्चे आप ये किसी में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आप सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन की भी देख सकते हैं। तो ट्रांस एल्कीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होती है सिस एल्कीन से, दैट इज व्हाई ट्रांस जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। इसी तरीके से हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कॉन्सेप्ट लेकर बेंजीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट हक्कल रूल। हक्कल रूल जो कि बेसिकली हमें बताता है किसके बारे में? अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। जो कि किसके बारे में एक्सप्लेन करता है? अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, सो वी टॉक अबाउट हक्कल रूल व्हिच इज रिलेटेड टू द एरोमेटिक कंपाउंड। ये क्या बोलते हैं? इन्होंने बेसिकली अपने 3 पॉइंट दिए जिनके बेसिस पर आप किसी भी कंपाउंड को बोल सकते हो कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉट एरोमेटिक है। ठीक है, पहली बात इन्होंने कही कि कोई भी कंपाउंड टू बी एरोमेटिक उसको क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी प्लेनर। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp2। हाइब्रिडाइजेशन कितनी होनी चाहिए? sp2 होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि देयर मस्ट बी कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन, कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स की पूरी रिंग के अंदर, चाहे वो बेंजेनोइड कंपाउंड हो चाहे वो नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड हो, बट उनके अंदर
डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। एंड द थर्ड पॉइंट इज इट मस्ट फॉलो 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन रूल, दैट इज हक्कल रूल। कोई भी सिस्टम जहां पर आप n बोल सकते हो, n एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 n कुछ भी हो सकती है, होल नंबर। तो कोई भी सिस्टम उसके अंदर क्या होना चाहिए, 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन रूल को वो फॉलो करना चाहिए। इट्स मीन दैट अगर n की वैल्यू 1 है तो 6 pi इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, अगर n की वैल्यू 0 है तो 2 pi इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर 3 है तो कितना हो गया, 2 है तो कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 है तो 6 pi इलेक्ट्रॉन और 3 है तो 14 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड सो ऑन। बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो। मींस एनी सिस्टम विच है 2 pi इलेक्ट्रॉन, 6 pi इलेक्ट्रॉन, 10 pi इलेक्ट्रॉन या 14 pi इलेक्ट्रॉन, प्लेनर एंड कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर एक टर्म और जोड़ दें, दैट इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ऐसा कोई भी कंपाउंड जो कि नॉन प्लेनर है, ऐसा कोई भी कंपाउंड कैसा हो जो नॉन प्लेनर हो, मीन्स हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं हो किसी भी कार्बन की या किसी भी हेटेरो एटम की, ऐसे स्पीशीज को हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। और कोई भी कंपाउंड जो कि प्लेनर हो, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना हो और 4 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे सिस्टम को हम एंटी एरोमेटिक सिस्टम बोल सकते हैं। जो 4n pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, प्लेनर हो और कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस ये दोनों कंडीशन फॉलो करता हो, बट तीसरे की जगह फोर्थ ये वाली कंडीशन फॉलो करता है, यानी कि 4n pi इलेक्ट्रॉन, जहां पे n अगेन क्या है, एक होल नंबर है, मींस 4 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, 12 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा कोई भी सिस्टम क्या कहलाएगा, एंटी एरोमेटिक सब्सटेंस कहलाएगा। इट इज एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो इस तरीके से आप हक्कल रूल हमें किसके बारे में बताता है, एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। लेकिन आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, लेकिन यूजुअली जो क्वेश्चन बनते हैं दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक। सो लेट वी टेक सम एग्जांपल रिलेटेड टू दिस हक्कल रूल। देखिए बेटा बहुत ज्यादा आसान है, प्लेनर होना चाहिए, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और वो हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ये 3 कंडीशन हमें ध्यान रखनी है और उसके बाद हम किसी भी कंपाउंड को बता सकते हैं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या फिर एंटी। चलो लेट मी कंटिन्यू इट। हाइड्रोकार्बन्स में हमने बात करी अभी भी, किसके बारे में बच्चे, हक्कल रूल के बारे में। लेट मी टेक सम एग्जांपल। फॉर एग्जांपल लेट मी टॉक अबाउट बेंजीन। बेंजीन की अगर हम बात करें, ये एक 6 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम है बिकॉज इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन एंड इसके साथ साथ देयर इज कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इट्स मीन दैट हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, प्लेनर है क्योंकि हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp2, इट्स मीन दैट वी कैन से इट इज एरोमेटिक। देखिए ऐसे भी सिस्टम हो सकते हैं जिनमें मोनोसाइक्लिक यानी कि जिनमें सिंगल रिंग हो, ऐसा भी सिस्टम हो सकता है जैसे कि एंथ्रासिन की अगर हम बात करें, उसमें क्या होते हैं, इट हैज 2 बेंजीन रिंग, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स लगा के दिखा देते हैं या डबल बॉन्ड लगा के लाइक दिस, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें 2 4 6 8 और 10, तो ये कैसा है, 10 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है। 10 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कैसा होता है, एरोमेटिक, ठीक है, क्योंकि अगर 2 है यानी कि 4n+2 pi, तो 2 4 दूनी 8 और 2 10, 10 pi इलेक्ट्रॉन भी कैसा होता है, एरोमेटिक। सभी के सभी उसमें देखो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है पूरी रिंग के अंदर, एज वेल एज अगर हम यहाँ पे बात करें किस चीज की, प्लेनर, तो ये है, ठीक है। तो इट्स मीन दैट ये भी कैसा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। देखिए इस तरीके के सिस्टम आपको दे दिए, देखो अगर मैं बोलूँ ये क्या है हमारा साइक्लोप्रोपीन, अब मैं साइक्लोप्रोपीन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, तो साइक्लोप्रोपीन में अगर मैं बात करूँ, देखो इस कार्बन की, इसकी और इसकी, इन तीनों के हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, इट्स मीन दैट इट इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। एज वेल एज देखिए ये बॉन्ड अगर आप यहाँ शिफ्ट करेंगे तो हमें ऐसा सिस्टम मिल जाएगा जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। अगर वापस मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट करूंगी तो डेफिनेटली डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। इट्स मीन दैट देयर इज कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मतलब प्लेनर भी है
और कितना पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इट्स मीन दैट साइक्लोप्रोपीन कैटायन जो है वो भी कैसा है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको दे दिया कि ये है, यहाँ पर हम लगा दें पॉजिटिव चार्ज लगा दें या फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगा दें लाइक दिस, और हमें कह दिया कि बताइए कि ये सिस्टम एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो बच्चे देखिए यहाँ पर अगर मैं काउंट करूँ पहली बार तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ, 2 और 2 4, ठीक है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, प्लेनर है, और उसके साथ साथ हमने कहा डीलोकेलाइजेशन तो डेफिनेटली पॉसिबल है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, मतलब कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस सिस्टम इज पॉसिबल। तो ऐसा कोई भी सिस्टम जो कि 4 पाई रूल को फॉलो करता हो, 4n पाई रूल को फॉलो करता हो, प्लेनर हो, डीलोकेलाइजेशन हो, ऐसे सिस्टम को हमने कहा था एंटी एरोमेटिक। तो ये सिस्टम कैसा हुआ, इट इज एंटी एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 2 4 और 1 नेगेटिव के लिए डेफिनेटली 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, तो टोटल यहाँ पर कितना है 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्लेनर कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन। तो ये कैसा है, इट इज ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड, इट इज ऑल्सो अ एरोमेटिक कंपाउंड। तो इस तरीके से आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया, चाहे वो कैटायन की फॉर्म में है, चाहे वो एनायन की फॉर्म में है, हमें वहां पर चेक करना है 3 चीजें, कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लेनर एंड हक्कल रूल को वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए एक सिस्टम आपको ऐसे दे दिया साइक्लोऑक्टाटेट्राईन लाइक दिस। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें 2 4 6 8 मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी कि ये वाला, इट मस्ट बी एंटी एरोमेटिक, इट मस्ट बी एंटी एरोमेटिक, क्योंकि कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन है, सभी के सभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मींस प्लेनर है। बट ये जो साइक्लोऑक्टाटेट्राईन है, इसको हम यूजुअली COT भी बोल देते हैं, ये एंटी एरोमेटिक ना होकर ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक। और इसका रीजन क्या है कि एक्चुअली में ये लग हमें प्लेनर रहा है, बट बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी रीजन ये अपने आप को टब शेप में चेंज कर लेता है, मीन्स बेसिकली इट हैव टब शेप, और टब शेप होने की वजह से इट इज नॉन प्लेनर। इट्स मीन दैट ऐसा कोई भी सिस्टम, हमने पहले ही बात करी थी, जो कि नॉन प्लेनर हो वो कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। तो इट इज नॉट एंटी एरोमेटिक, इट इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूँ ना बेटा, देखो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, उसके बाद होते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और जो लीस्ट स्टेबल होते हैं वो होते हैं एंटी एरोमेटिक। तो स्टेबिलिटी रीजन के कारण ही साइक्लोऑक्टाटेट्राईन क्या करता है, टब शेप अटेन कर लेता है। इट इज अ टब शेप मॉलिक्यूल विच इज नॉट प्लेनर। तो जब ये प्लेनर ही नहीं है तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कैटेगरी में तो नहीं आ सकता। तो ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। इस तरीके से देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स जिनमें आपको चेक करनी है ये 3 कंडीशन। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पाइरीडीन, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि पाइरीडीन में देखो टोटल इलेक्ट्रॉन 2 4 6, आप कहोगे 2 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के ऊपर भी है, तो ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो कि बेसिकली अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन को डोनेट कर सकते हैं, वो डीलोकेलाइजेशन में काउंट होते हैं। बट यहाँ पर ये जो मतलब इसके जो p और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं बेसिकली वो प्लेन में नहीं होते, मतलब ये बेंजीन में ऐसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इसमें 2 4 6 ये वाले इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन में काउंट नहीं होंगे। इसका मतलब ये कैसा सिस्टम है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, प्लेनर है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट मीन दैट इट इज आल्सो अ एरोमेटिक कंपाउंड। हालांकि मैं एक छोटी सी वीडियो और डिटेल में डालूंगी कि पाइरीडीन, थायोफीन, पाइरोल्स, ये सब क्यों एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स ये देखिए 2 लोन पेयर 2 ये बाहर है, ठीक है, बाहर और अंदर का तो कोई लॉजिक नहीं है, इसमें
मीन दैट इट हैव 2 पेयर ऑफ लोन पेयर। लेकिन इन 2 लोन पेयर में ये जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये प्लेन में होता है, जिसके कारण ये इसको डोनेट कर पाता है टू दिस रिंग, जिसके कारण ये 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे किसके अंदर, डीलोकेलाइजेशन में। इट्स मीन दैट इट इज अ 6pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और बाहर वाले जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आउट ऑफ प्लेन होते हैं, या आप ये बोल सकते हो कि बेंजीन में, या सॉरी नॉट बेंजीन, इन दिस स्ट्रक्चर जहां पे कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन है ये इसको डोनेट नहीं कर पाता, ना ही ये वाले इलेक्ट्रॉन ना ही ये वाले इलेक्ट्रॉन। यू कैन से दीज आर आउट ऑफ प्लेन, ठीक है। क्योंकि अगर आप बेंजीन की बात करें, ओके मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बात करूंगी। अभी आप इतना सीख सकते हैं कि इसके जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6pi इलेक्ट्रॉन में काउंट होंगे, दैट इज वाई एरोमेटिक। इसके भी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काउंट होंगे इसमें 6pi इलेक्ट्रॉन में, बट बाहर वाले 2 इलेक्ट्रॉन 6pi इलेक्ट्रॉन में सिस्टम में काउंट नहीं होंगे। अदरवाइज तो ये कैसा हो जाएगा 8pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये भी 6pi इलेक्ट्रॉन है, ये भी 6pi इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन ये भी 6pi इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस तरीके से ये सभी सिस्टम जिसमें इनमें से सिर्फ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन में जा रहा है, दूसरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन में नहीं जा रहा है, तो ये सभी सिस्टम कैसे हुए, एरोमेटिक सिस्टम हुए। तो इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का एग्जांपल आपको दिया जा सकता है जिसमें आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए ये सिस्टम कैसा है, एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड दे दिया और यहाँ पर क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। तो अगर आप इस सिस्टम की बात करेंगे तो ये कैसा है, 6pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और 6pi इलेक्ट्रॉन के सिस्टम के साथ साथ सभी में डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिस्टम कैसा होगा, एरोमेटिक सिस्टम कंसीडर किया जाएगा। ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, वहाँ पे हर जगह हमें एक ही चीज चेक करनी है, दैट इज क्या ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहे हैं या फिर हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। आज के लेक्चर में थोड़ी डिस्टर्बेंस ज़्यादा थी क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर से आकर कुछ ना कुछ काम मुझे बता रहे थे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि डिस्टर्बेंस ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर को कर लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, किस तरीके से आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी दे दूँगी क्लास लेक्चर में जहाँ पर आप उनको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि एरोमेटिक है या नहीं है। टिल देन बाय बाय।